अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैच के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली क्लैंपिंग, स्ट्रोक और डे लाइट के ऊपर है। इन दोनों पैरामीटर्स की मदद से किस तरीके से आप अपने डिज़ाइन होने वाले मोल्ड का मैक्सिमम और मिनिमम साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि क्लैंपिंग, स्ट्रोक और डे लाइट आपकी जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर ये दोनों पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्लैंपिंग स्ट्रोक क्या है। तो क्लैंपिंग स्ट्रोक इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म कैन ट्रैवल अ प्लेटिन। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर अगर आप इस स्केच को फोकस करेंगे तो आप देख रहे हैं ये हमारा फिक्स हाफ है और ये हमारा मूवेबल हाफ है। तो मूवेबल हाफ जो हमारा होता है ये जो अपनी मैक्सिमम क्लोजिंग पोजीशन पर जाता है और फिर उसके बाद मैक्सिमम ओपनिंग पोजीशन पर जाता है। तो ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है ये बेसिकली आपके क्लैंपिंग स्ट्रोक कहलाती है मशीन की। और जबकि डे लाइट जो है वो फिक्स हाफ और मूवेबल हाफ का टोटल डिस्टेंस है। यानी जब क्लैंपिंग स्ट्रोक जो है यानी मूवेबल जो हमारा बेड है, जब ये अपनी मैक्सिमम क्लोजिंग पोजीशन पर चला जाता है, जब भी फिक्स और मूवेबल हाफ के दरमियान एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, और जब आपका मूवेबल हाफ मैक्सिमम ओपनिंग पोजीशन पर चला जाता है तो वहां से लेकर फिक्स हाफ तक का डिस्टेंस जो है वो आपका मशीन का डे लाइट कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डेलाइट इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इज अ स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन फिक्स प्लेटिन एंड मूविंग प्लेटिन ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोज क्लैंपिंग ऑन अ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक मशीन है जिसका क्लैंपिंग स्ट्रोक जो है वो 1100 है और 1450 जो है वो उसका डे लाइट है। तो जब भी आप मोल्ड डिज़ाइन करेंगे तो इस चीज़ को आपने ज़रूर कंसिडर करना होता है कि जो भी आपकी टारगेटेड मोल्डिंग मशीन है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है मोल्ड की। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ मोल्ड आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, जो भी आपकी मशीन का डे लाइट है उसमें से आप क्लैंपिंग स्ट्रोक को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लेट सपोज 1450 जो है वो हमारा डे लाइट है और 1100 जो है वो हमारा क्लैंपिंग स्ट्रोक है। तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 350। यानी मिनिमम हम 350 mm का मोल्ड जो है वो लगा सकते हैं, उसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो क्लैंपिंग स्ट्रोक अपनी मैक्सिमम क्लोजिंग पोजीशन पर आने के बाद जो गैप है उस पर एक मोल्ड लगा हुआ है और ये गैप मैंने आपको बताया कि हमेशा दोनों हाफ के दरमियान मेंटेन रहेगा। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया 350 mm का डिस्टेंस आ गया। तो क्या एग्जैक्टली हम 350 mm की हाइट का मोल्ड लगा सकते हैं? तो इसमें आप सेफ्टी फैक्टर ऐड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये 350 mm की हाइट आपकी जो है वो डे लाइट में से जो है वो क्लैंपिंग स्ट्रोक माइनस करने के बाद आ रही है, तो आप इससे 50 mm, 60 mm, 30 mm जो है वो ऐड करने के बाद अपने मिनिमम मोल्ड का साइज जो है वो किसी भी टारगेट मोल्डिंग मशीन के लिए स्पेसिफिक कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल 350 mm के साइज का मोल्ड लगाया तो मोस्ट प्रोबेबली अगर उसमें 1-2 मिलीमीटर का जो हाइट में डिस्टेंस में फ़र्क आ गया तो क्लैंपिंग स्ट्रोक यानी मूवेबल हाफ तो अपना मैक्सिमम क्लोजिंग पोजीशन पर चला जाएगा और जो क्लैंपिंग फोर्स है वो आपकी मोल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसलिए जो भी आपका मिनिमम साइज आए उसमें आप 50-60 mm जो है वो ऐड कर लें और उस रेंज को जो है वो आप स्पेसिफिक कर लें किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि हम किसी भी पर्टिकुलर मोल्डिंग मशीन के ऊपर जो मोल्ड लगा रहे हैं उसमें बड़े से बड़ा मोल्ड का साइज़ कौन सा हो सकता है। तो इसमें आपने ये करना है कि जो आपका ओवरऑल डे लाइट है उसमें से आपने पार्ट का इजेक्शन स्पेस माइनस कर देना है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डे लाइट है वो 1450 है यानी 1450 mm है और लेट सपोज के हमारे मोल्ड की जो टोटल हाइट है वो 1000 mm है।
तो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो तकरीबन 450 mm बचेंगे। अब हमने ये देखना होगा कि इस 450 mm के अंदर क्या हमारा पार्ट जब मोल्ड ओपन होता है तो इजेक्ट आउट होने के बाद नीचे गिर रहा है या नहीं गिर रहा। ठीक है, यानी इस 450 के स्पेस में से हमारा पार्ट निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पार्ट की जो डेप्थ है वो लेट सपोज 100 mm है, तो आपके मोल्ड के दोनों हाफ जो हैं वो तकरीबन खुलने के बाद जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो वो 250 से 350 के अराउंड हो। ठीक है, क्योंकि पार्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर जो है वो इजेक्ट आउट नहीं होता। बाज़ औक़ात वो आपकी कोर वाली साइड से गिरते वक्त जो है वो अनइवन पोजीशन के अंदर होगा, तो आप थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस फैक्टर को आपने कंसिडर करना है और इस फैक्टर को आपने अपने मशीन के डेलाइट में से जब माइनस करेंगे तो आपकी टोटल हाइट निकल आएगी। तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जो हमारा पार्ट इजेक्शन स्पेस है वो 400 है और जो टोटल डेलाइट है वो हमारा 1450 mm है। तो ये जो हमारे पास माइनस होने के बाद वैल्यू आ रही है 1050 mm, ये हमारे मैक्सिमम मोल्ड की रेंज डिफाइन करिए कि हम इस मशीन के ऊपर मैक्सिमम जो मोल्ड की हाइट लगा सकते हैं वो 1050 mm लगा सकते हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे कि कभी भी आप मैक्सिमम रेंज को यूज़ नहीं करेंगे, इसमें से हम लेस कर देते हैं 50 mm। तो ये राउंड ऑफ करके हम रख लेते हैं कि 1000 mm जो है वो इस वाली एग्जाम्पल के लिए हमारे मोल्ड की मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। मोल्ड डिज़ाइन करते हुए आपने इसको ज़रूर कंसिडर करना है। और इसमें जो एक चीज़ यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं हुई है वो है आपका मोल्ड का एरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टाई रॉड जो है वो आपके मोल्ड के एरिया पर असरअंदाज होती है और हमने जो मोल्ड का एरिया है उसको कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।